So, children, today we are going to start the chapter 4. The name of the chapter is Magnetic Effect of Electric Current. Now, there are two important words, magnetic effect and electric current. Third chapter was of electric current, and in this chapter हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि how the electric current produce the magnetic field. How the electric current produce the magnetic field and what are the effects of this magnetic field. Okay, so the theme of this chapter is a current carrying wire produces magnetic field. A current carrying wire produces magnetic field, and this statement, this observation was firstly observed by Oersted. This was a scientist Oersted. Oersted observed that कि अगर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेट क्या होता है? आप सबको पता है कि देयर आर वन टाइप ऑफ मैग्नेट विच इज नोन एज द बार मैग्नेट. बार मैग्नेट, अगर इस बार मैग्नेट के पास कोई भी आयरन सब्सटेंस अगर आप लेके आओगे तो ये आयरन सब्सटेंस इस मैग्नेट से चिपक जाएगा. इट विल स्टिक विद द मैग्नेट. एंड नॉट ओनली द आयरन, it may be any ferromagnetic substance. फेरोमैग्नेटिक का मतलब ही होता है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए. तो रिमेंबर दैट when a ferromagnetic substance is brought close to the bar magnet, it will stick with the bar magnet. इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कोई चार्ज के पास दूसरा चार्ज लेके आते हैं हम, तो वो चार्ज उसको अट्रैक्ट या रिपल करता है. वैसे ही जब आप मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को बार मैग्नेट के पास लेके आते हो तो वो मैग्नेट से चिपक जाता है. नॉट ओनली दैट, अगर हम इस नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट के पास एक दूसरा नॉर्थ साउथ लेके आए तो वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपल करेंगे क्योंकि नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखा हुआ है. एंड वाइसे वर्सा, अगर आपने साउथ नॉर्थ के सामने साउथ नॉर्थ रखा यानी कि नॉर्थ के सामने साउथ नॉर्थ रखा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. दैट मीन्स मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक को तो अट्रैक्ट करता है, फेरोमैग्नेटिक को अट्रैक्ट करता है, लेकिन सेम मैग्नेट्स के पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं. दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल. कन्वेंशनल है ये. इसके बारे में हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल क्या होते हैं. बहरहाल नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड साउथ एंड नॉर्थ पोल दे आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. तो दिस इज द मेन थिंग. अब आपने क्या देखना इसके अंदर कि ऑर्स्टेड ने क्या देखा. ऑर्स्टेड ऑब्जर्व दैट कि अगर वायर के अंदर एक करंट फ्लो कर रही है, देन दिस करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग बाय इट. इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. ऑर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब इसके बगल में एक मैग्नेटिक कंपस ला के रखते हैं हम, मैग्नेटिक कंपस, तो वो मैग्नेटिक कंपस उस वायर के करंट की वजह से डेविएट होता है. वायर की करंट का मतलब ये वायर की करंट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है. बेसिकली जो मैग्नेटिक पोल होता है बच्चों ना, वो एक नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट ही होता है. मैग्नेटिक कंपस होता है एक छोटा सा मैग्नेट ही होता है. मैग्नेटिक निडल को ये मैग्नेटिक कंपस बोलते हैं. तो ये अगर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रही है तो दिस वायर produces a magnetic field. Because of that magnetic field, this magnetic compass needle deviates. That was the Oersted experiment. तो Oersted का जो एक्सपेरिमेंट था वो इस चीज को एस्टैब्लिश करता है कि वायर कैरीज अ करंट, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो चिल्ड्रन, वी नीड टू डिस्कस इन दिस चैप्टर नंबर 1 कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी वैल्यू कितनी है और उसकी डायरेक्शन क्या है.
So we need to discuss the two things. What is the value of magnetic field which produces by the wire, and what is the direction of magnetic field produces by the wire. तो आपको दो चीजें निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड वैल्यू ऑफ द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल बी से, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल बी, एंड रिमेंबर दैट इट्स यूनिट इज टेस्ला, ऑन द ऑनर ऑफ अ ग्रेट फिजिसिस्ट Tesla. So its unit is Tesla, capital T. Capital T is the unit of magnetic field. Children, remember that there is one other unit. 1 Tesla is equal to 10 power 4 Gauss. 10 power 4 Gauss. So 1 Tesla is a big unit. 1 Tesla is equal to 10 power 4 Gauss. But remember that Tesla is considered under the SI unit. Okay. So Tesla is 10 power 4 Gauss. So we need to find two things, value as well as direction. Now, first of all, we are going to discuss what is the direction of the magnetic field. So look here, there are different types of rule, but there is one rule, Ampere's swimming rule. Ampere swimming rule. According to it, swimming rule क्या कहता है? Ampere का swimming rule क्या कहता है? देखो, पहले तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब मैंने एक बैटरी लिया, उसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ध्यान देना, सेम तरह का डायग्राम मैंने बनाया बिल्कुल। अब इसमें करंट की डायरेक्शन देखो, करंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, सो दिस इज साउथ टू नॉर्थ। सो एम्पियर स्विमिंग रूल यानी कि स्नो रूल में क्या आएगा, इसको स्नो रूल भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, इस स्नो रूल कहता है कि अगर हम ये मैग्नेटिक कंपास बेटे, सपोज दैट दिस इज ए मैग्नेटिक कंपास एंड दिस इज ए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एंड दिस इज ए साउथ पोल। मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल एंड दिस इज ए साउथ पोल। अब मैंने क्या किया कि इस मैग्नेटिक नीडल को, ध्यान समझना, इस मैग्नेटिक नीडल को इस वायर के ऊपर जिसमें करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, उसके जस्ट ऊपर रखा मैंने। तो जैसे ही इसके ऊपर आप रखेंगे, इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, यानी इस तरह से। नॉर्थ पोल जो मैग्नेटिक नीडल का होगा वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, यानी नीडल इस तरह से चली जाएगी, ऐसे आ जाएगी नीडल। So this is the snow rule. When the magnetic needle kept over the wire in which the current is flowing from south to north, the needle will shift towards the north. And if the current was in opposite direction, अगर मान लो करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ होती, अगर करंट जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती, तो देखो अगर करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करेगी, डायरेक्शन उल्टा कर दिया मैंने, बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी, करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक नीडल ईस्ट की तरफ चली जाएगी। तो हमने याद रखना है कि इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर करंट फ्लो कर रही है और उसके ऊपर अगर तुम मैग्नेटिक नीडल को रखोगे तो इट विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। दिस इज द रूल, दिस इज द रूल। मैग्नेटिक नीडल की जो नीडल होगी, नॉर्थ वाली नीडल, वो वेस्ट की तरफ चली जाएगी। तो देयर इज वन रूल बाय विच यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बट इट इज वेरी टेम्पोररी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट रूल। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट हैंड थंब रूल। नाउ हाउ कैन यू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल। ओके, इन क्लास 10th आपने पढ़ा हुआ है इसको। सपोज दैट दिस वन इज अ वायर and in this wire this is the direction of current, this is the direction of current. So आपने करना क्या है, आपने अपने राइट हैंड के अंगूठे को, थंब को, put in the direction of current, put your thumb in the direction of current, then remaining finger, these are other fingers, these fingers will give the direction of magnetic field. इसका मतलब ये होगा बच्चों कि if you put your the thumb in the direction of current, these fingers will gives the direction of magnetic field. इसका मतलब कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव कर रही है, ऐसे ध्यान दो, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चल रही है,
ध्यान दीजिएगा, अगर करंट इस तरह से जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चल रही है, ऐसे ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चल रही है around it, around the wire. So by putting your thumb in the direction of current, the remaining finger will give the direction of magnetic field. ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। अब इसी कॉन्सेप्ट से तुम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। जैसे मान लो कि ये वायर है, अब पूछा गया कि भाई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, P1 पॉइंट पर और P2 पर। तो इमेजिन करो कि अगर ये करंट है, ये आपने करंट की तरफ अंगूठा रखा, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे कर्ल कर रही है, राउंड ले रही है, राउंड अबाउट इट, तो इस पॉइंट P1 पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी और इस पॉइंट P2 पर बाहर की तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे चल रही है ना, इस चारों तरफ वायर के चारों तरफ चल रही है। तो एट द पॉइंट P1 इट इज इनवर्ड, इट इज इनवर्ड एंड हियर इट इज आउटवर्ड. So here the magnetic field direction is inward and here the magnetic field direction is outward. तो इस वायर के अगर मैं पूछता हूं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो यहां पर हो जाएगी इनवर्ड और यहां पर हो जाएगी आउटवर्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इस पॉइंट पर आउटवर्ड. सो बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो एट दिस पॉइंट P1 magnetic field is inward and here the point P2 magnetic field is outward. See other example. Suppose that this one is a wire carrying current I. अब मुझसे पूछा गया कि what is the direction of magnetic field at this point P1 and at this point P2. अब देखो क्या करना है आपने. Put your thumb in the direction of current. At this point it is inward and at this point it is outward. See my hand. This is the direction of current. At this point P1 magnetic field is inward and at this point magnetic field is आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल रहा है. यानी कि अगर टोटली अगर हम देखें, इस पॉइंट पर हो गया, इस पॉइंट पर इनवर्ड और इस पॉइंट पर आउटवर्ड. डॉट फॉर द आउटवर्ड, क्रॉस फॉर द इनवर्ड. रिमेंबर दैट, क्रॉस फॉर इनवर्ड, डॉट फॉर आउटवर्ड. ठीक है. अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि करंट ऐसे जा रही है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे चल रही है. लुक माई हैंड रोटेशन, इस तरह से करंट चल, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव कर रही है इसके चारों तरफ, सर्कुलर पाथ पे इस तरह से मूव कर रही है. सो बाय दिस रूल यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर. नाउ चिल्ड्रन, देयर इज अनदर रूल known as the right hand palm rule. It is more significant and very easy. You can easily apply this formula, and in future I will apply the same rule, right hand palm rule. Now how can you apply this rule? The same example, this one is a current I and here you need to find the magnetic field. So what you need to do, take your right hand, use your right hand, put your thumb in the direction of current and remaining fingers towards the point where you need to find the magnetic field. आपने अपने अंगूठे को रखा करंट की तरफ, बाकी बची हुई उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ रखना है जहां पर तुम्हें फील्ड निकालनी है. तो फील्ड मुझे यहां निकालनी है इस पॉइंट पर, तो मैंने बाकी बची हुई उंगलियों को उधर कर लिया, उसकी तरफ पॉइंटेड कर लिया टुवर्ड्स द पॉइंट. तो आपका जो ये पाम है, दिस वन इज योर पाम, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P1 इज परपेंडिकुलर टू द पाम. दिस वन इज योर पाम, so the direction of magnetic field is perpendicular to the palm. So when you put the thumb in the direction of current, fingers towards the point, so perpendicular to the palm, that means inward. Now if the point is P2 is here, put your thumb in the direction of current and finger towards the point. This is the direction of magnetic field, that means the outward. So this is the direction of magnetic field, so it is the outward. So by this rule you can easily apply the same concept कि how can you determine the direction of magnetic field. Okay, again thumb point is here, put your finger towards the point perpendicular to the palm, inward, outward. See other example, point is here, current, point is here, outward. The point is here, thumb, point is downward, so it will be inward. So by this rule you can apply and find the direction of magnetic field. So I told you the three rules by Snow rules.
it is not very significant, but you must know. The second rule was right hand thumb rule, and the one is right hand palm rule. There is one more rule, Maxwell screw rule. Okay, we will not focus on it, but remember that Maxwell screw rule. Okay, Maxwell screw rule, we will not discuss about it. So we will focus on the two rules only, right hand thumb rule and right hand palm rule. But I will discuss जो भी टॉपिक आगे आएंगे उसमें मैं राइट हैंड पाम रूल का ही इस्तेमाल करूंगा. नाउ चिल्ड्रन, आफ्टर डिस्कसिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन हमने निकाल लिया, अब हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे. एंड बहुत ही आसान सा एक रूल है. देयर इज वन रूल, लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ. दीज आर द टू डिफरेंट फिजिसिस्ट, बायोट एंड सेवर्ट. इन्होंने एक लॉ दिया, कंबाइंड लॉ है ये. इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. देयर इज नो डेरिवेशन, इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. एंड व्हाट इट टोल्ड, सपोज दैट दिस वन इज योर वायर. दिस वाज ए वायर कैरिंग करंट I, and there is a point P where we need to find the magnetic field. This is a point where we find B for magnetic field. As I told you initially, magnitude of magnetic field को हम B बोलते हैं. तो इस पॉइंट P पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. लेकिन बायोट-सेवर्ट लॉ की एक छोटी सी लिमिटेशन है, इट इज अप्लाई फॉर द स्मॉल एलिमेंट. एक बहुत ही छोटे एलिमेंट के लिए अप्लाई होता है. तो वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट आइडियल. दिस इज अ small current element. The distance of this small element from the DL is supposed at R. Okay, and it makes an angle theta. It makes an angle theta. तो हमें इस पॉइंट P पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिसकी डिस्टेंस दी हुई है R और एंगल दिया हुआ है थीटा, एंड करंट एलिमेंट है IDL. ओके, समझ में आया होगा आपको. सो चिल्ड्रेन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट IDL. इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर फील्ड कितनी होगी? तो एलिमेंट छोटा है इसलिए फील्ड भी उसकी छोटी होगी. तो इंस्टेड ऑफ B वी राइट हियर dB, D फॉर स्मॉल. तो एक्सपेरिमेंटली इट ऑब्जर्व दैट कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL. dB यानी यहां की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL. dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी ये जो एंगल बन रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया साइन ऑफ एंगल. एंड dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो ये तीन बातें इसके अंदर फॉलो हो गई कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों को कंबाइंड करते हैं. कंबाइंड करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर. इन तीनों को मैंने कंबाइंड कर दिया, IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर. अब इसको हटा के हम लगाएंगे वेयर वी यूज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर. एंड व्हाट इज द म्यू नॉट चिल्ड्रेन? म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. चैप्टर 1 में आपने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था. एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस में इस्तेमाल होता है एप्सिलॉन नॉट. एंड म्यू नॉट इज व्हाट? इट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जो मैग्नेटिक कांस्टेंट है, जो एक मैग्नेटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मैं आपको बताता हूं. तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर. इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है. म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. दैट मीन्स परमिशन अलाउड बाय द मीडियम.
परमिशन अलाउड बाय द मीडियम, वो है आपका म्यू नॉट। ओके, नाउ अब म्यू नॉट की वैल्यू कैसे कितनी होती है वो हमें देखना है। तो चिल्ड्रन म्यू नॉट की वैल्यू होती है 1.25 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, या आप कह सकते हो म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.25 10⁻⁻6 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट। और जब आप इस म्यू नॉट को 4 पाई से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10⁻⁻7। सिंपली याद रखना है आपको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, यानी इसकी जगह पे आप 10⁻⁻7 लिख सकते हो। ओके, बट रिमेंबर दैट व्हेन देयर इज अ वैक्यूम, वैक्यूम यानी कि फ्री स्पेस होगा, तभी आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की इतनी वैल्यू रखोगे, अदरवाइज कुछ और वैल्यू होगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो दिस वन इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल। ये फॉर्मूला आपका आ गया 10⁻⁻7 आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब हम इसका देखेंगे वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखो सेम डायग्राम, वही वाला डायग्राम जिसको आपने पढ़ा था अभी, वही सेम डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट पी, जिसके एंगल कितना बना रहा है थीटा आर। अपने आर को क्या लिख दिया, पोजीशन वेक्टर। दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, that means position of point P with respect to this one, and IDL is the current element. Remember that DL जो है, इसमें जो एरो लगा हुआ है, it gives the direction of current, in the direction of current, in the direction of current। याद रखना है इसको आपको कि जो DL की जो डायरेक्शन है वो करंट डायरेक्शन में है, और ये है आपका R। ओके, नाउ अब आप कैसे निकालोगे, देखो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखना है। वेक्टर dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई के ऊपर बिल्कुल वेक्टर नहीं लगाना है, dl आइडियल क्रॉस r, क्रॉस r मतलब ये आपका dl हो गया और ये r, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r क्यूब। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द बायर-सावर्ट लॉ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r, ये आपका dl और ये है आपका r, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाई r क्यूब। जब आप बच्चों इसको स्प्लिट करोगे तो व्हाट यू गेट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r, ओके, एंड डिवाइडेड बाई r क्यूब साइन थीटा, and there is one direction and that direction is n cap। ठीक है ना, n cap के बारे में बताता हूं आपको। a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा dl r साइन थीटा r क्यू n cap। अब ये r इससे कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी गेट, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर एन कैप। नाउ चिल्ड्रन लुक हियर, द डायरेक्शन दैट इज द एन कैप। अब ये एन कैप क्या है, बेसिकली एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। अब हम पुराने वाली बात चलते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यार। डायरेक्शन आप निकालेंगे, सिंपल जो मैंने तरीका बताया, राइट हैंड पाम रूल। Put your thumb in the direction of current and remaining finger towards the point। तो पाम के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, that means inward, this is the direction of magnetic field। तो यहां पर जो n cap है, it is inward unit vector। इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, it is perpendicular to the plane of the board, यानी कि inward।
एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल जो है आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट से तुम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे। आपको पता है कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ए टू बी आप अपने फिंगर को बेंड करिए ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, राइट हैंड फिंगर को ए से बी, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो ए से बी की तरफ है, तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ एन कैप दे देगा, यानी कि आउटवर्ड। तो जो डायरेक्शन एन कैप की होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की होगी। यहां देखो डीएल से आर की तरफ मल्टीप्लाई, ये डीएल है आपका और ये आर है, तो डीएल से आर, डीएल आपका ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर, और दूसरा वाला वेक्टर इधर की तरफ है, तो डीएल से आर की तरफ जो आपने मल्टीप्लाई किया तो एन कैप की डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ट, इसका मतलब एन कैप इज इनवर्ट। तो आप किसी भी रूल से अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको राइट हैंड पाम रूल से निकाल सकते हैं, आप कर्ल रूल से निकाल सकते हैं, कोई भी रूल आप अप्लाई करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बट रिमेंबर दैट दिस इज एप्लीकेबल फॉर द स्मॉल एलिमेंट, अगर आपको बिग एलिमेंट के लिए निकालना है तो यू नीड टू इंटीग्रेट इट। ओके, अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे बायोट-सावर्त लॉ का। अब देखो इस क्वेश्चन में बायोट-सावर्त लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन है, अ करंट 5 dl is at 0 0 0 along x-axis. If dl is 10 power minus 3 meter, find magnetic field at a distance of 0.25 meter on the y-axis. Calculate the strength of the field. That means the diagram may be like this. 5 dl. So this is a current, and there is a small element 5 dl. Located at 0 0 0, that means it placed at the origin, and there is a point P whose distance is given 0.25 मीटर। आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यू वेल नोन द फॉर्मूला dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r divided by r। अब देखो बच्चों वैल्यू पुट करते हैं हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 पावर माइनस 7 आई, आई मीन्स व्हाट, इट इज द 5, डीएल, डीएल इज गिवन 10 पावर माइनस 3 एंड डायरेक्शन इज दिस, इन दिस डायरेक्शन, सो इट इज द आई कैप क्रॉस आर, आर मीन्स दिस डिस्टेंस इज 0.25 एंड दिस इज द vector r towards this, so this one is a j cap divided by 0.25 q, because this one r q, so you can rewrite 10 power minus 10 5 into 0.25 divided by 25 into 25 into 25 into 10 power minus 6 I cross j. Children, I cross j is equal to k, so you write here k and solve it. Okay, so what we get, 1 by 25 into, ये चला जाएगा ऊपर, -4 हो गया, यहां से -4 ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, ये हो गया -6 टेस्ला के कैप। 1 by 25 को सॉल्व कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया विद द डायरेक्शन। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, 1 by 25 into 10 पावर माइनस 6 टेस्ला, और डायरेक्शन क्या हो गई, के कैप। आप डायरेक्शन को मैनुअली भी निकाल सकते थे, इस क्वेश्चन को मैनुअली भी सॉल्व कर सकते थे बिना वेक्टर के। ओके, अब मैं इसको बिना वेक्टर के सॉल्व करता हूं। अब बिना वेक्टर के इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वेक्टर फॉर्मूला आपको नहीं लिखना है, ओके। नाउ 10 पावर माइनस 7, आई मीन्स 5, वेक्टर लगाना ही नहीं है आपको, डीएल का मतलब हो गया 10 पावर माइनस 3 साइन थीटा। अब देखो थीटा क्या होता है, थीटा होता है डीएल और आर के बीच का एंगल, ये है 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, आर का मतलब ये डिस्टेंस 0.25 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर इतना। जैसे तो
इन दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप वेक्टर लॉ से करें या मैनुअली करें, आंसर दोनों में सेम आएगा। और डायरेक्शन इसमें क्या आ जाएगी, दिस वन इज डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक इस पॉइंट पर निकालना है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब हो गया, ठीक है। तो दिस इज द बायोट-सावर्ट लॉ न्यूमेरिकल, ओके। अब देखो नेक्स्ट थिंग, देखो बायोट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ, इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज भी हैं। तो कुछ चीजों को आप इसमें कंपेयर अपने बेस पे भी कर सकते हैं आप। बायोट-सावर्ट लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज क्या हो सकती है? सिमिलरिटीज ये हो सकती है बेटा कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दोनों ही मीडियम पे डिपेंड करते हैं। यानी अगर मीडियम आ जाता है पॉइंट और वायर के बीच में, करंट कैरिंग वायर और पॉइंट के बीच में कोई मीडियम आ जाता है इंस्टेड ऑफ द वैक्यूम, अगर कोई मीडियम आता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज जाती है। वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को दोनों फॉलो कर रहे हैं, मीडियम पे दोनों ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक डिससिमिलरिटीज के अंदर समझो आप, डिससिमिलरिटी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा वायर के साथ जो ज्वाइनिंग लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर टू द ज्वाइनिंग लाइन होती है, और यहां पर जो फील्ड होती है या फोर्स होता है वो रेडियल होता है, यानी कि अलोंग टू द लाइन होती है। चाहे तो फोर्स अवे लगेगा या टूवर्ड्स लगेगा, ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी परपेंडिकुलर। इससे एक बहुत बड़ा मसला होता है कि बायोट-सावर्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो आर के परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, लेकिन चार्ज की वजह से जो फील्ड या फोर्स होगा वो रेडियली होगा, ओके। तो देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी, आप और चीजों को सोच सकते हैं इसके अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। मतलब बायोट-सावर्ट लॉ से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसका सबसे पहला एप्लीकेशन है कि किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि किसी भी सर्कुलर वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। जैसे ये सर्कुलर वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या कितनी होगी, ये बात हमने पता करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल कितना होता है, ओके। सो अब देखो बच्चों, अब इसको कैसे डिराइव करेंगे हम, इस वायर करंट कैरिंग वायर की वजह से, सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। मान लो कि इस वायर के अंदर, कॉइल के अंदर आर करंट फ्लो कर रही है और इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है आर। हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, वी टेक अ स्मॉल एलिमेंट आइडियल। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O because of this element at this point dB is equal to μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसके यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, तो आर स्क्वायर। अब अगर इस एलिमेंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है इसका और ये टेंजेंट एक तरीके का हो गया, तो 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया dV इज इक्वल टू μ0/4π आइडियल बाई आर स्क्वायर बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। अब इस पूरे वायर की वजह से, इस पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो गया, इंटीग्रेट कर दिया आपने, लिमिट लगा दी 0 से लेके 2πr, पूरा लिमिट लगा दिया। dV का इंटीग्रेशन b, I बाई आर स्क्वायर, dl का इंटीग्रेशन l, 0 से 2πr। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप करोगे अब वो क्या मिल जाएगा, μ0/4π I बाई आर स्क्वायर इंटू 2πr माइनस 0। तो यह r से r कट गया,
तो ये आ गया बेटा 2 पाई आई बाई आर, 2 पाई आई बाई आर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर। मैं 2 पाई काट सकता हूं लेकिन काट नहीं रहा है आपको, ठीक है ना। अब देखो आगे, अगर मान लो ये एक सेमी सर्कल होता, अगर ये सेमी सर्कल होता तब हम इस फॉर्मूले को चेंज करते, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन द प्लेस ऑफ 2 पाई पाई आई बाई आर। तो सेमी सर्कल की वजह से पाई आई बाई आर, इसीलिए मैंने 2 से काटा नहीं था इसको 2 पाई को, तो पाई आई बाई आर बाई द सेमी सर्कल। अब मान लो कि ये कोई सेगमेंट है, एक वायर सेगमेंट है, आर्क है आपके पास, ये एक कोई आर्क है और आई करंट फ्लो कर रही है, रेडियस आर और ये एंगल अल्फा बन रहा है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा आई बाई आर, अल्फा आई बाई आर बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट। अल्फा क्या है? अल्फा इन एंगल इन रेडियंस, रेडियन में रहेगा ये, यानी कि पाई के टर्म में, पाई बाई 3 पाई बाई 6 जो भी रहता है, इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं बाई द कंप्लीट सर्कल, बाई द सेमी सर्कल एंड बाई एनी सेक्टर, किसी भी सेक्टर की वजह से भी आप निकाल सकते हैं। ओके, सो अब मेन चीज आती है इसके अंदर, एक डायरेक्शन की बात आती है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? अब देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट पर तुमने फील्ड निकाल लिया, पॉइंट यानी कि इनवर्ट हो गया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इस पॉइंट पर भी इनवर्ट और यहां पर भी इनवर्ट, ठीक है ना। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड जैसे निकालते थे पहले वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एक तरीका और है, उसको मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने राइट हैंड फिंगर को सिर्फ कॉइल के लिए, ओनली फॉर कॉइल, रिंग, सिर्फ रिंग के लिए अप्लाई करिएगा इसको, bend your right hand fingers in the direction of current, then thumb give the direction of magnetic field, करंट ऐसे चल रही है, इनवर्ट इनवर्ट इनवर्ट, तो इस तरीके से भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब बाकी हम बाद में इसमें न्यूमेरिकल्स और बाकी चीजें हम करेंगे। ओके।